दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसे इतिहासकार की है जो कि एक दार्शनिक था, महान दार्शनिक, महान राजनीतिक। मुझे लगता है कि उसकी कहानी से आप बहुत प्रभावित होंगे। आप हमारी बातों को ठीक उसी प्रकार से ध्यान देंगे कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर बने रहें। मतलब आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए और हमारी बातों को गहराई से समझना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, आप गहराई से समझेंगे तो आप ये समझ पाएँगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। क्योंकि किसी दर्शन शास्त्र को, किसी दार्शनिक पुरुष को समझना बहुत ही कठिन काम होता है। तो साथियों, बात है एक ऐसे दार्शनिक की, एक ऐसे राजनीतिक की जो कि प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो। असल में उनका नाम अरस्तू है और वो एथेंस के रहने वाले हैं। यूँ समझिए कि जब उनका जन्म होता है एथेंस में, उनके पिताजी एक राजा के यहाँ चिकित्सक का काम कर रहे थे। वैद्य थे, चिकित्सक थे और ये लगभग आज के 2500 वर्ष पहले की बात है। वो राजा के यहाँ चिकित्सक थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके जो परिवार था, वो किसी चीज़ को देखता था बहुत बेहद गहराई से। चिकित्सक का काम ही होता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई बीमार है, किस कारण से बीमार है, उसकी गहराई में उतरना कि उसको क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से उनके यहाँ बातें हुआ करती थीं, किसी समस्या को लेकर के और ऐसे छोटे-छोटे टॉपिकों को लेकर के बातें हुआ करती थीं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है, जो देखने की क्षमता है, ये सुकरात में बेहद, ये अरस्तू में बेहद गहराई से बैठ गई थी। धीरे-धीरे उनका बचपन बीता। 17 वर्ष की आयु में उनके पिताजी गुजर गए। लेकिन उनका सपना था उस समय कि मैं जो प्लेटो की एकेडमी है उसमें दाखिला ले सकूं। और उस समय पश्चिम जो सभ्यता है वो वहीं से आई, प्लेटो की एकेडमी से। यूँ समझिए कि उस समय टॉप मोस्ट पर जो है प्लेटो की एकेडमी मानी जाती थी। खैर, इनका प्रयास सफल रहा जब ये गए। उस समय सोचिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और इन सब चीज़ों की कमी थी, लेकिन लोगों में जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता थी, जो सोचने की क्षमता थी, जो आध्यात्मिक भावना थी और जो नज़रिया था, वो बहुत ही विस्तीर्ण था, बहुत ही विस्तृत था। जब इनका दाखिला होता है, प्लेटो के यहाँ पहुँचते हैं। यूँ समझिए कि एकेडमी की मैं वैधता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब उस एकेडमी में बाकायदा बाहर लिखा हुआ था कि जिनको ज्यामितीय का अध्ययन नहीं है, गणित का अध्ययन नहीं है, वो अंदर प्रवेश ना करें। आप ये समझ ले रहे होंगे कि उसका लेवल कहाँ रहा होगा उस एकेडमी का। वहाँ पर दाखिला होता है और वो जाते हैं।
लेकिन जो अपने पिता की सूझबूझ, जो अपने पिता का अनुभव था, वो साथ में ले गए थे। यूँ समझिए कि जो अनुभव था बहुत गहराई से बसा हुआ था। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर प्लेटो के साथ लगभग 20 साल गुजारते हैं। हाँ, प्लेटो और जो अरस्तू हैं, इनमें कुछ थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस ये कि किसी चीज़ को बताने पर वो यूं ही सत्य मान लेना, ये अरस्तू के मन में नहीं होता है। अरस्तू उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसको देखते हैं, उनका दृष्टिकोण बेहद जब तक सिद्ध नहीं कर लेते, यूँ समझिए, तब तक ये विश्वास नहीं करते किसी चीज़ में। लेकिन जो प्लेटो का नज़रिया था, वो यूँ समझिए काल्पनिक माध्यम से, कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को इमेजिन किया कि एक कुर्सी है। इन्होंने इमेजिन किया, प्लेटो ने, कि ये कुर्सी है, एक कल्पना के माध्यम से। तो उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि इमेजिन करके किसी भी वस्तु को काल्पनिक माध्यम से हम उसको पहले कल्पना में ढालते हैं, फिर उसका आविष्कार करते हैं। लेकिन जो इनका नज़रिया था, इनका कहना था कि जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे, जब तक इन भौतिक वस्तुओं को देखेंगे नहीं, इसका आकार कैसा है, तब तक हम जान कैसे पाएँगे कि इनमें इनका आकार, इनका बनावट, तब तक वो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं बसेंगी। इनका भौतिक वस्तुओं को ऑब्जर्वेशन जब तक गहराई से नहीं करेंगे, तब तक उसके बारे में हम ये नहीं बता सकते ये किस मटेरियल से बना हुआ है और इसमें क्या-क्या मिला हुआ है। जैसे कोई बिल्डिंग है, कंपैरिज़न के तौर पर हम देखें, अगर कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का आकार कैसा है? बिल्डिंग को देखने पर, बिल्डिंग को जब गहराई से एब्ज़ॉर्ब करेंगे, तभी हम जान पाएँगे कि इसमें ईंट का प्रयोग हुआ है, सीमेंट का प्रयोग हुआ है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ है। लेकिन प्लेटो का जो नज़रिया था, वो देखने का, कि वो कल्पना के माध्यम से एक बिल्डिंग का इमेजिन करेंगे और फिर उस बिल्डिंग का निर्माण वो करेंगे। तो जब उनका एक कंपैरिज़न किया जाता है विचारों का, तो ये पाया जाता है कि जो एक यूँ समझिए एक चित्र बनाया गया। चित्र के माध्यम से दिखाया गया, अगर वो तस्वीर, वो उस तस्वीर में दिखाया गया कि अरस्तू जो है, प्लेटो, वो अपना हाथ आकाश की ओर दिखा रहे हैं। लेकिन प्लेटो अपना हाथ आकाश की ओर दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं जब अरस्तू की बात करते हैं, तो वो ज़मीन की ओर दिखा रहे हैं। यानी कि वो बता रहे हैं किसी इन भौतिक वस्तुओं को ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और प्लेटो बता रहे हैं कि वो आकाश की ओर, मतलब इमेजिनेशन किया जाएगा। तो ये थोड़ा विचारों में थोड़ा-सा डिसमैच देखने को मिलता है। लेकिन हालाँकि इन दोनों विचारों के मिलने से एक बहुत बड़ी क्रांति आती है। यूँ समझिए कि हर क्षेत्र में काम किया जाता है। 20 साल वहाँ पर इनको माइंड ऑफ अकेडमी कहा जाता था वहाँ पर, यानी कि प्लेटो के सबसे प्रमुख शिष्य थे। फिर 20 साल वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद में ये अपने एथेंस वापस आते हैं और एथेंस में एक अकेडमी खोलते हैं। अब यहाँ पर वो अकेडमी, यूँ समझिए कि उस अकेडमी में इन्होंने इतनी विस्तृत उस अकेडमी को तैयार किया, वहाँ पर बच्चे जो थे, वो एक तरीके से रिसर्च कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों पर, यानी कि जलीय जीवों पर, जानवरों पर, और ऑब्जर्वेशन की क्षमता इतनी अच्छी थी कि वो देख कर के उस समय कैटल फिश का जो स्केच बनाया गया, वो आज माइक्रोस्कोप से भी देखने पर एकदम मतलब वैसे ही है।
तो इस प्रकार से वो बहुत सारे जीव-जंतुओं का अध्ययन करते हैं। पाते हैं यहाँ पर 500 प्रजातियाँ जीव-जंतुओं की। उन पर गहन 500 प्रजातियों पर बहुत ही गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक कि चूज़ों का अध्ययन किया जाता है, मुर्गी के अंडे पर डे उसको देखा जाता है किस प्रकार से विकास हुआ। दिन-ब-दिन किस प्रकार से चूज़ों का विकास हो रहा है अंडों से। आप ये समझिए ना उस समय माइक्रोस्कोप था, ना तो उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। केवल ऑब्ज़र्वेशन था, वस्तुओं का ऑब्ज़र्वेशन। पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्ज़र्वेशन किया जाने लगा और फिर साहित्य पर उन्होंने बहुत सारा गहन अध्ययन किया। तर्कशास्त्र, साहित्य, नैतिक शास्त्र, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया और फिर लेकिन यूँ समझिए कि उस अकेडमी पर किसी की नज़र थी। एथेंस की जो अकेडमी थी, जो इनके द्वारा तैयार की गई अरस्तू के द्वारा, वहाँ पर नज़र किसी और की थी। उस समय मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय जिनकी नज़र इस अकेडमी पर थी, उन्होंने निमंत्रण भेजा और कहा मेरे पास एक बेटा है, इसको तुम्हें प्रशिक्षित करना है। वो सपना बुन रहे थे कि मैं अपने बेटे को विश्व विजेता बनाऊँगा। ये एक कठिन चुनौती थी अरस्तू के लिए, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को साहस से स्वीकार किया और वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो जो पुत्र था सिकंदर, जो कि विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, आगे चल कर के विश्व विजेता बना। तो वो जो बेटा है, उसके लिए वो अलग स्कूल स्थापित करते हैं फिलिप द्वितीय और वहाँ पर शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है। अरस्तू का ये मानना था कि मैं इस जो इनका बेटा है, मैं इसे ऐसे तैयार करूँगा, वो नैतिक शास्त्र में, वो चिकित्सा के क्षेत्र में, वो अ, मेडिकल फ़ील्ड चिकित्सा के क्षेत्र में, वो साहित्य के क्षेत्र में, अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब में वो अग्रणी हो। क्योंकि नैतिक ज्ञान होगा, तभी वो अपनी प्रजा को खुश रखेगा। चिकित्सा क्षेत्र में भी नॉलेज होना चाहिए। किसी रास्ते में कोई भी बाधा आ सकती है और इस प्रकार से बहुत साहित्य का भी नॉलेज होना चाहिए। धीरे-धीरे करके सिकंदर को सिखाते हैं और 18 साल की एज में सिकंदर निकल पड़ता है विश्व विजय के लिए। ये एक बहुत कठिन चुनौती थी। जहाँ-जहाँ ये जाते हैं सिकंदर, वहाँ-वहाँ की संस्कृति, साहित्य जो इनके साथ जो टीम जाती है, उसमें वैज्ञानिक भी थे, उसमें जो है चिकित्सक भी थे, म्यूजिशियन भी थे, कला प्रेमी भी थे, चित्रकार और तो इसकी एक पूरी टीम इनके साथ जाती है और जहाँ-जहाँ जाते हैं, जिस-जिस देश में, वहाँ पर इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो वहाँ की कल्चर और जो वहाँ का जीव-जंतुओं पर अध्ययन किया जाता है। इन सारी चीज़ों पर वहाँ साहित्य पर अध्ययन किया जाता है और फिर वहाँ के संविधान पर अध्ययन किया जाता है और फिर वहाँ की संस्कृति और जो साहित्य है, उसको वहाँ पर भिजवाया जाता है एथेंस की एकेडमी में। एथेंस की एकेडमी यानी कि जो सिकंदर के जो अरस्तू के द्वारा तैयार की गई थी। जैसे-जैसे जिस देश में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर ये प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे-धीरे उनकी लाइब्रेरी, उनकी जो अकेडमी थी, उनका जो विद्यालय था, वो बहुत बड़ा अ, विश्व में यूँ समझिए टॉप मोस्ट विद्यालय बन कर के खड़ा होता है।
लेकिन कहते हैं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो 323 बीसी के आसपास 323 बीसी में ये सिकंदर जो है बेबीलोन में अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है और ये एक्सपायर होते हैं तो उससे बड़ा आघात लगता है अरस्तु को और इनके जो दुश्मन थे वहाँ पर मैसिडोनिया में वो भी सक्रिय हो जाते हैं और अरस्तु बेहद अच्छी तरह जानते थे कि हमारे गुरु के गुरु जो सुकरात हैं उनको जहर का प्याला पीना पड़ा था अपने दुश्मन के द्वारा और यही सोच करके वो एथेंस से पलायन कर जाते हैं एथेंस से चले जाते हैं और 1 साल बाद 322 बीसी में ये महान दार्शनिक, महान साहित्यकार, महान वैज्ञानिक, महान चिकित्सक दुनिया से अलविदा कह देता है। तो साथियों, ऐसे महान अरस्तु थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप अरस्तु के द्वारा जो लिखी हुई बुक्स हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें और उनके बारे में अध्ययन करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।